तो बक्सर की जनता आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? शानदार, सुपर गुड। मैं बता रहा हूँ, बक्सर की जनता ने, मुझे किसी ने कहा कि आनंद जी आपके चलते एक बड़ी पार्टी हार गई। आप जैसे पले बड़े होते जिस माहौल में, आप उसी माहौल में जाना चाहेंगे। तो मेरे लिए भाजपा बिकम्स अ नेचुरल चॉइस बट नॉट द ओनली चॉइस, राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी चरित्र निर्माण जो मुझे सिखाया गया है संघ में, रोज रहता है ना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर उसको सब महसूस होता है। लेकिन जब आप दुनिया देखते हैं, बाहर रहते हैं, जब घर आते हैं, आपको वो उसमें बेहतर होने की गुंजाइश दिखती है। हमारे जो राजनेता हैं, जो घूम घूम के खाली शादी विवाह खा रहे हैं, उनका ज़रूरत है कि जाके घूम घूम के स्कूलों में जाएं। देखिए, बक्सर जो है ना, मैं बताता हूँ, मैं कुछ अधिकारियों से बात करता हूँ, तो कह रहा था कि यहाँ का डेवलपमेंट देखने से ना ऐसा लगता है कि दिस प्लेस इज़ कॉन्स्टिपेटेड। हाँ, फंस गया है। कि जब भी कोई नेता बोले ना कि विश्वामित्र की तपोभूमि है ना, श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली है, उनको तुरंत रोक के बोलना है, बाबू कैठू कॉलेज गए हो, कितने स्कूल विजिट किए हो, स्कूल कितने हैं, कितना पढ़ाई है, क्या ड्रॉप आउट रेट है, उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। मुझे लगता है उसको कुछ नहीं पता है, खाली खड़ा होकर भाषणबाजी कि विश्वामित्र की तपोभूमि है। कहाँ है वो तपोभूमि? आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आनंद मिश्रा जी। तो नमस्कार आपका हमारे चैनल पे। इनके बारे में क्या कहा जाए, ये एक एक्स IPS ऑफिसर है और वर्तमान में ये एक पॉलिटिशियन है। इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विस को छोड़कर जन सेवा यानी कि पॉलिटिशियन का रास्ता चुनना आपकी ज़िंदगी में एक निर्णायक घड़ी का दौर ज़रूर रहा होगा। तो इसके बारे में आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे आनंद मिश्रा की कहानी, आनंद मिश्रा के जुबानी। सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ गौरांग भाई, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे इंटरव्यू शुरू होने के पहले गौरांग ने मुझे कहा ऑल द बेस्ट, है ना, कि अब आपकी मैं अच्छे से लेने वाला हूँ, इसलिए पहले ही से ऑल द बेस्ट। सो दैट वाज गुड, बट ठीक हूँ। आनंद मिश्रा की कहानी कहाँ से शुरू होती है बक्सर में? नहीं, कहानी तो बचपन से शुरू होती है कि छोटे से ही शुरू होती है। यहीं से सब कुछ रहा, यहीं से पला बढ़ा। लेकिन ये होता था कि पिताजी हमारे हिंदुस्तान मोटर्स में, उनको जॉब करने जाना पड़ा। वो कलकत्ता के पास एक जगह हिंद मोटर उत्तरपाड़ा, वहाँ पे। तो क्योंकि वो वहाँ पे थे और बाकी हमारे जो मुझसे बड़े भाई बहन थे, कहीं ना कहीं सबकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ रही। हाँ, किसी को भी ठीक से पढ़ाई हो ना पाया यहाँ पे जो व्यवस्था थी। अब मैं घर में सबसे छोटा होने के कारण से, पिताजी इंजीनियर थे, तो उनको लगा कि एक तो बच्चे को पढ़ाया जाए कम से कम ठीक से, और कुछ आसार भी दिखाता था पढ़ने वाला, लगता था कि कर सकता है कुछ। तो मुझे ले जाया गया वहाँ पे जहाँ पिताजी रहते थे, वेस्ट बंगाल में। फिर वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई सेंट जेवियर्स कॉलेज से, वहाँ पे मैंने पास आउट किया। और इस बीच लगातार आना जाना लगा रहता था, मतलब गर्मियों की छुट्टी में, ठंड की छुट्टी में, पूजा की छुट्टी में, तो 3-3.5 महीने तो यहीं गुजरते थे। बाकी टाइम पढ़ाई के कारण से बाहर रहना पड़ता था। फिर जब ग्रेजुएशन हो गया वहाँ पे, तो उसके बाद ही मैंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का निकला था फॉर्म, ऐसे ही भर दिया था टाइप्स, बिना कुछ ज़्यादा सोचे। और क्योंकि UPSC का लक्ष्य लेके चला था, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फ्लूक में निकल गया और मैं सेलेक्ट हो गया सडनली। तो एक घर जिसमें कि सरकारी नौकरी में कोई ग्रुप D की सर्विस नहीं मिल रही थी, वहाँ कोई क्लास 1 अफसर बन जाता है सीधा, तो PCS अफसर बन जाता है। तो अब घर वालों का प्रेशर ज्वाइन करो। मेरा था कि यार नहीं, मुझे तो बिहार रहना है, काम बिहार में करना है और पुलिस में करना है, IPS में जाना है। बट फिर भी इट हैपेंड कि मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, करीब 5 साल वहाँ काम किया, फिर UPSC दिया। और इस बीच लगातार आना जाना, यहाँ पे लोगों से संबंध, नाते, शादी विवाह, जीना मरना, सब कुछ यहीं पे है। तो इसलिए हमेशा लगातार ये टच बना रहा। आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, तो इसके ऊपर कुछ बताइए, आपने कितने इनकाउंटर किए हैं आज तक? इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं ऐसा, ये सब फिल्मी टर्म्स, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सिंघम। मैं पर्सनली बड़ा इसमें ना प्राइड नहीं फील करता हूँ। जो मुझे कोई कहता है ऐसा, अब क्या कहा जाए, ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड है एक तरह से, लेकिन जो सिचुएशन को फेस करता वही जानता है। तो जब मुझे कोई इनकाउंटर की बात करता है, तो मुझे वो गोलियों की तड़तड़ाहट ध्यान में आती है। वो याद ध्यान में आता है कि कितनी 100 बार मैं बचा हूँ। आज मैं ज़िंदा नहीं होना था मुझे हिसाब से, जिस कदर जिस फायर फाइट से गुजर के आया हूँ। लेकिन फिर भी यस, इट वाज टफ। और नंबर्स ऑफ एनकाउंटर्स इज लाइक नॉट अ गुड थिंग टू काउंट। आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? AK-47 इज ऑलवेज द फेवरेट। हाँ, ये मोस्ट एक्यूरेट वेपन रहता है, ऑल वेदर वेपन है, और उसमें रुकावट कम है। अगर हो भी जाए तो तुरंत से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ मेरे पास Glock 17 पिस्टल थी। तो ये दोनों मेरे प्राइमरी वेपन, मेरा AK होता था, सेकेंडरी वेपन Glock था। तो उसके साथ
आई यूज्ड टू कीप मैं एक ग्रेनेड भी रखता था हमेशा अपने साथ। आप बाइक एंथुसियास्ट भी हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ बताइए, मोटरसाइकिल के ऊपर। राइट, देखिए बाइक एंथुसियास्ट हूँ बहुत। शुरुआत में आई रिमेंबर माय फर्स्ट बाइक वाज अ हीरो होंडा स्प्लेंडर की बाइक थी और सिल्वर कलर की। तो वो मुझे मिला था क्योंकि मुझे ये दिया गया था कि तुम +2 में मतलब टॉप करके दिखाओ। अच्छा। तो कर दिया एज अ गिफ्ट। हाँ, तो नहीं, वो एज अ चैलेंज था मेरे लिए। चैलेंज क्योंकि था। मेरे परिवार वालों को लगता था ये तो कराटे करता है, ये तो गिटार बजाता है, ये तो खेलता कूदता है, पढ़ने में से हो तो पाएगा नहीं। अच्छा, आपकी एक वीडियो सर्कुलेट करती है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि आप गिटार बजा रहे हैं, तो ये गिटार बजाने का शौक कैसे डेवलप हुआ? इट जस्ट हैपेंड, ये स्कूल कॉलेजेस में जब आप रहते हैं, स्कूल्स में स्पेशली, तो आपके दोस्त यार होते हैं जो बजाते हैं, करते हैं। अब हम लोग एक मिडिल क्लास और बिहारी फैमिली से आते हैं, तो जहाँ गिटार या आर्टिस्टिक चीज़ों में आप इंक्लिनेशन दिखाते हैं तो दुर्भाग्य है ये, बट हमारे समाज में उसको बहुत प्रोत्साहन आज मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था। तो बड़ा छुपा छुपा के मेरी बड़ी दीदी ने मेरे लिए गिटार खरीद दिया था और उसको छुपा के रखता था मैं, पटनी कहते हैं ना जो, उसके ऊपर छुपा के रखता था और बजाता था एकदम धीरे धीरे करके। तो ये स्कूल से स्टार्ट हुआ एंड ग्रेजुअली सेल्फ टॉट हूँ मैं, मोस्टली सेल्फ टॉट हूँ कुछ दोस्तों से। तो बट यस, ये ज़रूर है कि अगर गिटार आपके साथ है तो कहते हैं कि यू मे बी अलोन बट यू विल नेवर बी लोनली। तो आपके पास अकेलापन नहीं होता है, आप डिस्ट्रेस नहीं होते हैं, आप किसी तरह का मतलब मेंटल प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस इससे रिलीज़ करने का बड़ा ही आसान तंत्र है। तो हमेशा मेरे साथ, आप जब मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर मेरे घर पे आते, क्योंकि मैं ऑपरेशनल जगह पे था, तो आई ऑलवेज कैरीड माई गन विथ मी। तो मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे बगल में मेरा AK-47 खड़ा होता था और साथ में गिटार खड़ा होता था। गन एंड गिटार हमारा एक साथ चलता था। तो 2024 में आपकी चुनाव में एंट्री होती है और आप बक्सर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से किसी पार्टी से नहीं थे, आप अलोन लड़ाई कर रहे थे। तो वो चुनाव यात्रा आपका कैसा रहा था? कैसा, मतलब क्या क्या आपको फीडबैक मिला बक्सर की जनता से? बिल्कुल गौरांग जी, देखिए जब मैं चुनाव लड़ने के लिए पर से नहीं पॉलिटिक्स में आया था, तो मैं चाहता था कि एक सांगठनिक तौर पे एक क्योंकि मैं मानता हूँ इस कलयुग में संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में साथ रहने में ही शक्ति है, साथ मिल के काम। तो मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो भी मेरा ही दुर्भाग्य है कि किसी संगठन में उस तरह से जगह नहीं बना पाया मैं। और लेकिन फिर जब चुनावी माहौल था, और क्योंकि मेरा टाइमिंग भी इसलिए ऐसा था कि चुनाव के आसपास कि वो पॉलिटिकली गर्म माहौल होता है, जब पॉलिटिकल काम हो रहे हैं उसमें आप पॉलिटिकली आपको एक काम करने का मौका मिल जाता है। तो वो सोच के मैं उस टाइम पे आया था, नॉट रियली चुनाव लड़ने। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि इस तरह से व्यवस्था या सितारे ने बनाया अपना सारा गोचर कि मुझे अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसी कौन सी बात आ गई थी आपके आत्मसम्मान? क्योंकि अब बता रहा हूँ, क्योंकि मैं IPS छोड़ के आया था ब्रदर, एक सिर्फ नौकरी नहीं, अपना सपना छोड़ के आया था। इस भाव से आया था कि राजनीतिक मंच से मैं अपने लोगों के लिए, इस जगह के लिए काम करूँ। क्योंकि मैं आपको बताया ना, मैं बाहर रहा था, और जब जो आदमी बाहर है उसको अपनी मिट्टी ज़्यादा प्रेम है, बिल्कुल है ना। जो रोज़ रहता है ना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर उसको सब महसूस होता है। लेकिन जब आप दुनिया देखते हैं, बाहर रहते हैं, जब घर आते हैं, आपको वो उसमें बेहतर होने की गुंजाइश दिखती है। अब बाहर जब मैं पूरा देश दुनिया देखने का मुझे मौका, मेरा पूरे यूरोप देखा हूँ, पूरा इंडिया देखा हूँ, तो जब पूरे देश को देख के आप जगह जगह देखते हैं, सब विकसित हो रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सबका एक एजेंडा है, एक विजन है। यहाँ के देखते हैं तो बस चल रहे हैं, जी रहे हैं, कट रही है। तो ये सब डिस्टर्ब करता था। तो ये सोच के मैं आया था। और आत्मसम्मान की बात इसलिए है कि जब आप आते हैं और आपकी जो सत्यता है, आप जो सच निष्ठा से काम करना चाहते हैं, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरह से, है ना, तो अगर मैं वहाँ पे ना खड़ा हूँ, ना स्टैंड लूँ, तो फिर क्या माना जाऊँगा कि अच्छा भैया आए थे नौकरी भी छोड़ के, ना घर के हुए ना घाट के हुए, देखो ना आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वो तो नहीं होने देंगे। तो इसीलिए वो आत्मसम्मान की बात थी जिसके लिए मुझे लड़ना पड़ा। इंडियन पुलिस सर्विस को छोड़कर जब आप बक्सर में आते हैं राजनीति करने के लिए, तो बक्सर की जनता आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? शानदार, सुपर गुड। मैं बता रहा हूँ, बक्सर की जनता ने, मुझे किसी ने कहा कि आनंद जी आपके चलते एक बड़ी पार्टी हार गई। मैंने कहा कि नहीं, यही समझ के आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए, आप आवाज़ सुनिए उस बक्सर की जनता का, जो कि जिसको एक मौका दिखा मुझ में, उनमें मुझे एक होप दिखा, आशा दिखा, और उन्होंने अपनी जीवन की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझ में अपना भरोसा जगाया। 50,000 लोग कम नहीं होते, एक क्षेत्र के 50,000 लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, इस यकीन, इस भरोसे के साथ कि इस बंदे के थ्रू हम अपने क्षेत्र की बेहतरी कर सकते हैं। यही नहीं, मैं बताऊँ, इससे कई आंकड़ों में अगर जाया जाए, ज़मीनी स्तर पे आप सर्वे करके देखिए, कई लाख लोग साथ थे।
लास्ट में क्या हुआ कि चुनाव था तो एक नैरेटिव बनता है चुनाव में कि इनको वोट देंगे तो ये जीत जाएगा, ये चुनावी समीकरण खराब हो जाएगा एंड ऐसे। तो लोगों ने, मैक्सिमम लोग जो कि हो सकता है पॉलिटिकली मैच्योर्ड हो, तो उन लोगों ने अपना राय को चुनावी तौर पे बदल लिया। लेकिन आज भी मैं जब गांव जाता हूं, किसी के घर जाता हूं, आज भी लोग यही कहते हैं कि भैया हमको आप में होप दिखता है। तो मैं यहाँ की जनता को समझदार मानता हूँ, मैं यहाँ की जनता को विजनरी मानता हूँ। जो हमारे नेताओं में जो सोच नहीं है वो हमारी जनता में है। तो इसलिए, और जनता अपनी बात रखना जानती है, जिसका और जब जनता जाति के नाम पे वोट करती है और वही जनता जब पैसे के लिए भी वोट कर देती है, तो उस बात को आप कैसे रिलेट करके बोल पाएंगे? ये एक ना फ्रिंज है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिफोलॉजिस्ट से आप बात करें, जो चुनाव समझते हैं, जो आंकड़े समझते हैं, तो ये एक छोटा मार्जिन है जो इस पे काम करता है। मैं मतलब गहरी बात कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा 100% कास्ट पे वोट नहीं होता, पैसे पे वोट नहीं होता। वो जो होता है ना 2-3% का वोटिंग मार्जिन जो आप इधर से उधर करते हैं, स्विंग कराते हैं और उस स्विंग में आप जीतते हैं, तो वहीं पे पैसा चलता है ना। मैक्सिमम देखिए जाति हो सकता है, स्विंग मान लीजिए 5% में हो रहा है, जाति का जो इफेक्ट है मे बी 10 या 15 या 20% में। 80% आज भी वैसे लोग हैं मेरे भाई, मैं आपको यकीन मानिए, मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। मैं ज़मीन पे मिलता हूँ और हर जाति हर धर्म के लोग से मिलता हूँ। 80% वो लोग हैं जो सही में एक राजनीति के माध्यम से या चुनाव के माध्यम में, नेता के माध्यम से अपने जीवन, अपने क्षेत्र के जीवन की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। वो उसमें वो उम्मीद रखते हैं। वो जाति एग्जैक्टली लास्ट में क्या होता है ना, जब सब खड़े हैं, दिखता है कि ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, तो चलो यार जो अपना आदमी है उसके साथ ही लेते हैं। उनको लास्ट में जाति इसलिए डिसाइड, अभी उसमें आप अच्छा आदमी खड़ा कर दीजिए, उसकी जाति पे नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो आप। और ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि बिहार ने पहले जाति से हट के वोट नहीं किया है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है और फिर से रिपीट होगा। ये कुछ राजनीतिक करने वाले वो लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीनी पकड़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो राजनीति अपनी जाति के अराउंड ईजी होता है कि जाति के इर्द गिर्द लोगों को बटोर लिया जाए, तो वही प्रमोट करते हैं कि सारी जातियां देखो गोलबंद हो रही हैं, आप भी गोलबंद हो जाओ। तो वो जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको जनता भी पहचानती है। जिस दिन मैं बताता हूँ आपको गौरांग भाई कि अगर एक शानदार व्यक्तित्व एक आदमी सामने आ जाएगा, सारी जातियां वो छोड़ के उस व्यक्तित्व के पीछे लगेंगी, क्योंकि उसमें उसको उम्मीद नजर आएगी। और आपको इस विधानसभा चुनाव में वैसा कोई व्यक्तित्व नजर में है आपके? नहीं, अभी तक तो देखिए मुझे फ्रैंकली नहीं दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर होगा। अभी नहीं दिख रहा, कल को दिख सकता है, बट जरूर निकल के और हमारे चीफ मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट में है, नीतीश कुमार, उनके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, ये तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से बिहार मतलब 1990 के दशक में करीब 2005 तक जिस तरह से गर्त में जाता रहा लगातार, वहाँ से अगर कोई उसको रोकने के लिए और उभारने के लिए क्रेडिट देना है तो आप प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को ही देना पड़ेगा। और ये हिस्टोरिकल है, ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, इसमें किसी को कोई शक संशय नहीं। ओवर द टाइम आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक लीडर में या पार्टी में एक टाइम के बाद एक प्लेट्यू आता है और उसके बाद डिक्लाइन आता है ना। तो अभी का देखने में ऐसा लगता है, क्योंकि शायद उम्र भी हो गई है और हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या कंडीशन है, लेकिन जो टीवी में दिखता है जैसा, है ना, तो ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है और जिसका फ़ायदा हो सकता है कुछ लोग जो करीबी लोग हों वो उठाते होंगे। और ये अभी फिर से ऐसा दिखता है कि ये बिहार हित में नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे कोई गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो हम गाड़ी नहीं बदल देते, हम उसको मरम्मत कर लेते, ठीक कर लेते। ये भी ठीक कर लिया जाए तो लेकिन अब तो उनकी उम्र हो गई, उनको ठीक कैसे किया जाएगा? नहीं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हम हर इंसान का एक फेज़ होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद तो आपको लीडरशिप चेंज होना ही है। तो मुझे नहीं पता कि सच में अभी लीडरशिप चेंज होने के लिए बिहार तैयार है कि नहीं। तो ये तो जो आने वाली चुनाव होंगे उसमें ही बिहार अपना फैसला देगा कि वो किस लीडरशिप के साथ है। आपका एक कथित बयान है जिसमें आपने ये बोला इंडियन पुलिस सर्विस को इसलिए छोड़ा क्योंकि आप भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आप निर्दलीय लड़ते हैं, और विधानसभा का जब चुनाव का समय आया है 2025 में, तो इसमें हल्ला हो रहा है कि आप बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? पहली बात, आप मेरा कोई स्टेटमेंट निकाल लीजिए, कहीं नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने आया था, कहीं नहीं, एक जगह नहीं आप बता सकते हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया था। हाँ, बीजेपी से ज़रूर, क्योंकि मैं एक बाल स्वयंसेवक होने के कारण से मैं एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि बीजेपी जो है, देखिए मैं संघ में जब बचपन में से जैसे भी शाखा से जब रिलेट हुआ, मैं संघ के लोगों से रिलेट हुआ, दो ही मेन चीज़ सीखा है वहाँ से। एक सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि और दूसरा चरित्र निर्माण। ये दो जो स्तंभ हैं मेरे जीवन के, दो स्तंभ हैं जिसको मैं लेके आगे चलता हूँ। और ये मुझे ये लगता है कि भाजपा जो है वो इसी विचारधारा को पकड़ के आगे चल रही है। मतलब बेसिक विचारधारा, नेता नेतृत्व कौन क्या बोला उस पर नहीं जाना। बीजेपी एज अ पार्टी
तो उस विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूं। तो मेरे लिए नेचुरल चॉइस है कि आप जैसे पले बड़े होते जिस माहौल में, आप उसी माहौल में जाना चाहेंगे। तो मेरे लिए भाजपा बिकम्स अ नेचुरल चॉइस बट नॉट द ओनली चॉइस, राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी चरित्र निर्माण जो मुझे सिखाया गया है संघ में, वही राष्ट्र सर्वोपरि की भाव जो सिखाई गई है, वो जिस भी मंच से पूरा होता है किया जा सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, इस भारतवर्ष में, आपको दूसरा कोई ऐसा दल नहीं, पार्टी नहीं, जो इन दो विचारधाराओं को मतलब आगे रख के इस पे काम करना चाहे। तो इसीलिए मेरा भाजपा की तरफ रुझान है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब मैं चुनाव के वक्त में भाजपा में जो भी हुआ हो, जो भी उनके कारण रहे हों, जिसके चलते मुझे पार्टी में अगर सम्मिलित किया गया होता तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ, फिर जैसा पार्टी लाइन पकड़ के मैं अपना काम कर रहा होता। अब वहाँ भी आपने सम्मिलित नहीं किया, टिकट तो दूर की बात है, छोड़िए, तो मैं करूँगा क्या जब पूरा देश चुनाव के मामले में, और चुनाव हो रहा है, पॉलिटिकली गर्म है, और मैं नौकरी छोड़ के आके घर में हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँ। बस मतलब अपना भी ज़मीर है, कुछ है ना, कुछ बहुत बड़ा सपना छोड़ के आऊँ। मेरे दोस्त यार हैं, मेरे खुद बैचमेट्स हैं, मेरी सर्विस के लोग हैं, मेरे परिवार है, मेरा गाँव है, मेरे लोग हैं। क्या कहेंगे कि जब पूरा देश चुनावी माहौल में है ना, पूरा लोकतंत्र एक्टिव था, तो नौकरी छोड़ के आके बैठ के यहाँ पे लिट्टी चोखा खा रहे थे, वो तो नहीं करता। तो उसी आत्मसम्मान के लिए चुनाव लड़ा हूँ। और अभी जब चुनाव आ रहा है तो मैं किसी की तरफ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, मैं आपके कैमरे में बता रहा हूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं किसी से कोई टिकट नहीं मांग रहा। लेकिन मेरे पास ऑफर्स है, भाजपा में नहीं है, बाकी अदर्स में से बस बहुत जगह से ऑफर्स हैं कि आप हमारी टिकट पे चुनाव लड़िए एंड वी विल सपोर्ट यू। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा अभी विधानसभा में, इसमें फिर मैं बैठ के लिट्टी चोखा नहीं खाने वाला हूँ। इसमें पॉलिटिकली एक्टिव रहूंगा। अब किस रूप में एक्टिव होऊंगा ये कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बक्सर की जनता जानना चाहती है कि आनंद मिश्रा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। तैयार है? हाँ तैयार हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया हूँ। अब मेरी तैयारी रहनी चाहिए। अब उस तैयारी का प्रयोग मेरे ही चुनाव लड़के होगा, या कोई और चुनाव लड़ रहा है उसके लिए मैं सपोर्ट, उसके लिए काम करूँ, है ना, या तो फिर मैं संगठनिक तौर पे काम करूँ। लेकिन एक राजनीति में रहने वाले आदमी को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे को रोज़ एक एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए। तो उस तरह से मेरी तैयारी पूरी तरह से रहेगी, ये है। लेकिन मैं चुनाव लड़ने के मूड से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो मैं लड़ भी लूँ और जीत भी सकूँ, इसके लिए तैयारी रहेगी। आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में कितना, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि सिर्फ एक ही फेस है जो पार्टी चला रही है। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हो गए, जन स्वराज में प्रशांत किशोर हो गए। तो इनके अलावा इनके पार्टी के जो भी तमाम चेहरे हैं वो उतने फेमस नहीं है जितने इनके लीडर्स के। और जन स्वराज का ऐसा कहना है कि ये जन स्वराज मेरी पार्टी नहीं है, ये जन स्वराज की पार्टी है। लेकिन जन स्वराज में प्रशांत किशोर के अलावा किसी को और देखा ही नहीं जाता है। यही कहना था अरविंद केजरीवाल का कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अलावा उसमें किसी और का चेहरा देखा नहीं गया। तो आपके ख्याल में क्या दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है? देखिए, इसमें सिमिलैरिटी भी है, डिससिमिलैरिटी। एक अर्बन सिनेरियो में उठने वाला पार्टी था, एक रूरल, मोस्टली रूरल सिनेरियो में बनने वाला पार्टी है। और दूसरा है कि वो एक आंदोलन से निकला हुआ पार्टी था, ये एक अभियान से निकला हुआ पार्टी है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और एक डिससिमिलैरिटी भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरों के परिप्रेक्ष्य अलग हैं, इतिहास अलग है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, वो कम्युनिटी या जो लोग हैं, जो अब दिल्ली की एक अर्बन पॉपुलेशन अलग है, बिहार की जो हमारे एग्रेरियन पॉपुलेशन, मतलब जो कि खेती बाड़ी करने वाले जो किसान बैकग्राउंड के लोग हम लोग ज़्यादा हैं। तो दो अलग चीज़ें। हाँ, यहाँ जहाँ पे एक सिंगल फेस की बात करेंगे, मुझे ये समझ में आया कि शायद ये मॉडर्न डे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कि अब मार्केटिंग में क्या होता है ना कि ब्रांडिंग जब करते हैं तो एक ही इमेज को बार बार दिखाना है आपको, तब वो दिमाग में लोगों के जाता है। बार बार चेंज करते रहेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है कि इतने एम्बिशंस हैं, इतने सारे लोग हैं जो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कि आप अगर थोड़ा सा गेट खोलेंगे तो ऐसे हड़हड़ा के सब घुसेंगे कि आपका मंच ही गिर जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी मंच पे एक ही चेयर लगाना ज़रूरी है कि ना भैया, जब ज़्यादा आ जाएंगे तो मंच गिरा देंगे ये लोग, क्योंकि है ना। तो इसीलिए तो शायद मुझे लगता है वो पार्टी हित में भी है और मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए भी ज़रूरी है। हाँ, अगर आज से 10 साल बाद भी यही स्थिति रहती है, जैसे केजरीवाल जी गिर गए, तो वैसे ही किसी भी पार्टी का ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लीडरशिप खड़ा नहीं होने देंगे ओवर टाइम, ये नहीं इमीडिएटली नहीं, बट ओवर टाइम, तब हाँ ज़रूर ये है कि आप लंबा नहीं चल पाएंगे। जन स्वराज पार्टी में आपका भी रुझान देखा गया था, आपको युवा अध्यक्ष का पोस्ट भी दिया गया था, लेकिन आपकी मांग थी कि आपको मेन पार्टी में रहना है। लेकिन जब आप उस पार्टी से, आई विल स्टॉप यू हियर, ओके, मेरी कोई मांग नहीं थी। मैं आईपीएस का पोस्ट छोड़ के, यार ये युवा अध्यक्ष और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथित बयान है मीडिया पे, ये बयान ग्रैंड नॉनसेंस मैं बता रहा हूँ, जैसे ग्रैंड नॉनसेंस
कि मैं पद के लिए मांगूँ, तुम हमसे आईपीएस से बड़ा पद दे दोगे यार। हाँ, क्या क्या बात करते हैं, मतलब कहाँ हैं, किस हवा में हैं आप? मेरी वर्दी से ज़्यादा शान आप हमको दे देंगे, मेरे सितारों से ज़्यादा चमक है आप में। बकवास बातें हैं ये सब चीज़ें। जो कहता है वो अपनी मंद बुद्धि और छोटी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। मैं मांगने वाला आदमी नहीं हूँ, है ना। मैं कुछ भी हो जाए वरदान नहीं मांगूंगा, मैं मांगता नहीं हूँ, कभी नहीं मांगूंगा कुछ भी हो जाए। अपने आप को अर्पित करने आया हूँ, देने आया हूँ। मैं कुछ अपना मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस है, मेरे कुछ अनुभव हैं, कुछ मेरे एक्सपर्टाइज है, मेरे कुछ स्किल्स हैं, उससे मैं अपने बिहार के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए क्या कर सकता हूँ वो चीज़ परोसने आया हूँ। जो भी कहते हैं कि मैं मांग रहा हूँ आपसे, है ना, दिस इज़, ये आपकी छोटी सोच की परिकाष्ठा दिखाता है कि आप कितना छोटा सोच सकते हैं। और इससे भी बुरी बात है कि आप में राजनीतिक दम नहीं है, तब आप किसी को छोटा करके आप अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी राजनीति करिए, अपने बारे में बात करें, दूसरों के बारे में बात ना करें। तो ये मेरी उनसे भी यही गुजारिश रहेगी और शुभकामनाएं हैं मेरी उनके। प्रशांत किशोर एज अ पर्सन कैसे इंसान है? बहुत अच्छा है, ही इज़ अ नाइस पर्सन। देखिए बहुत अच्छे हैं ही इज़ अ मेटिकुलस आदमी है ना। चीज़ें जो करते हैं प्योर प्रोफेशनली चीज़ों को अप्रोच करते हैं, लेफ़्ट राइट नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए, कि उसमें मतलब आप इमोशंस घुसा देंगे, अपना पराया करेंगे, नहीं। ये रिजल्ट है, ये चाहिए तो चाहिए, और उसको जैसे भी करना करो, उसको करके दो। तो ये जो है ना गो गेटर वाला एटीट्यूड, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक पॉलिटिक्स में और आज की दुनिया में ज़रूरी है, जो उनमें पूरी तरह से है। और आनंद जी, मेरा ये सवाल है कि बक्सर शहर, जो बक्सर अपना ज़िला है, अगर आपको मौका मिलता है कि आप विधायक बन गए, यहाँ पे बक्सर की जनता आपको विधायक बना देती है, तो आप बक्सर के लिए कितना डेवलपमेंट करिएगा? और बक्सर में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या क्या नहीं हुआ है? देखिए बक्सर जो है ना, मैं बताता हूँ, मैं कुछ अधिकारियों से बात करता हूँ तो कह रहा था कि यहाँ का डेवलपमेंट देखने से ना ऐसा लगता है कि दिस प्लेस इज़ कॉन्स्टिपेटेड। हाँ, फंस गया है। हाँ, सब आसपास बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रुक गया है। बाकी जो होता है ना कि सब खींच रहा है तो उस लाइन में थोड़ा थोड़ा खींच रहा है, चल रहा है, बट जिस गति से बाकी आसपास बढ़ गया वो गति यहाँ नहीं पकड़ पाई। सबसे बड़ा इशू जो मेरे लिए आप कहेंगे बक्सर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, और पूरे बिहार के लिए भी है ना, लेकिन बक्सर के लिए भी स्पेशली कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ का जो आप जाके व्यवसायी जो समाज उससे आप मिल के देखिए, डर के रहते हैं बॉस। आप हमारे जो यहाँ पे जो ज्वेलर्स कम्युनिटी है, जो सोनार कम्युनिटी है, मैं मिला हूँ उनसे काफ़ी बार। जो मन में डर है ना, पता नहीं यार कब कौन आ जाए गोली मार दे, कौन आके क्या छीन के लेके चला जाए। और हर व्यवसायी आदमी जो यहाँ पे है उस एक डर के माहौल में जीता है। वो बस कैसे भी मैंने देखा है, आप कैसे इकोनॉमी बढ़ेगा जब आपका व्यवसाय ही डरा हुआ है, उस जगह का ग्रोथ कैसे होगा, पहली बात। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है हेल्थ सेक्टर, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बस। अभी बताइए आप मतलब रेबीज़ के इंजेक्शन देते हैं और एक लड़की मर जाती है, रिसेंट एग्जांपल है, रिसेंट। तो आपको दिखता है इससे सीरियसनेस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, छोड़िए हॉस्पिटल बड़ा चीज़ है, मतलब एक बॉस आपको ये नहीं दिखता है कि आपका दवाई एक्सपायर्ड है और आप उसको इंजेक्शन लगाए तो मर जाती है ना। उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, उसका क्या इंक्वायरी हुआ, क्या रिपोर्ट आया, आज तक पता नहीं चला किसी को। पब्लिक मेमोरी कहते हैं शॉर्ट होता है। तो इस तरह से हम क्या दिन पे दिन मरते रहें? मेरे साथ बुजुर्ग, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, मैं रहता हूँ, परिवार के लोग, डर लगता है यार कल को कहीं कुछ हो गया तो मतलब तड़प के मर जाए यहाँ पे। मेरे एक जान पहचान वाले बहुत बड़े वकील साहब हैं, और मतलब ही इज़ वेरी वेल टू डू इन एवरीथिंग। उनके पिताजी के मतलब यहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन या उसके अभाव में गुजर गए। तो मतलब दिस इज़ वेरी फियरसम। मैं बता रहा हूँ, बहुत डर लगेगा आपको कभी कभी कि आप मजबूर होकर सो कॉल्ड एक बढ़ती हुई दुनिया में आप इस तरह से मजबूर करके आपको मरने के लिए कर दिया जाए, विवश कर दिया। उसके बाद आप शमशान घाट चले जाइए, वहाँ की देखिए, वहाँ की हालत देखिए, कुत्ते भी घूम रहे हैं वहीं पे। मतलब बस मैं बहुत बताऊं कि आपको ना जो निरस्ता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहे आपका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ का पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ के आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, संवेदनहीनता की परिकाष्ठा है। गंदा है, लोग दिखता नहीं है उनको। आप रास्ते में जाम लगा हुआ, कोई छुड़ाता नहीं है ना। जहाँ यहाँ कूड़ा का मैनेजमेंट का देख लीजिए, अब इन वेस्ट मैनेजमेंट का हाल देख लीजिए कि क्या हाल है। मक्खी उड़ती रहती है जगह जगह पे, है ना। अब मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बोलने जाऊँ तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं आई काउंट फॉर यू। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर इशू, नंबर 2 यहाँ का हेल्थ का इशू है, नंबर 3 यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, लगभग पूरे बिहार का है, यहाँ से भी है। तो लोकल रोजगार की व्यवस्था प्रॉपर करानी पड़ेगी। मनरेगा मत कह लिए कि मनरेगा में दिला देंगे, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए। यहाँ पे एग्रेरियन जो सेक्टर है हमारा, बेसिकली बक्सर जो है वो कृषि प्रधान जिला है। यहाँ का सोनाचूर जो चावल है वो भी 1 डिस्ट्रिक्ट जो स्कीम है कि 1 डिस्ट्रिक्ट
मार्केट वन गुट के ऊपर, तो उसके ऊपर तो उसके रिलेटेड, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए उससे रिलेटेड हम कितने राइस मिल्स यहाँ खड़ा कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करने के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चरल चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारे खड़े कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अवसर की कमी नहीं है, वो करने वाले के दिमाग में आए तब ना पहले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के बाद आप हेल्थ को ठीक कराइए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खड़े करने हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ का युवा रहे। एक बिहार जिसमें 58% युवा है, वो 58% वोट देने के चाहिए, यहाँ पे आपको युवा मिलेंगे नहीं, सारे वो बुजुर्ग लोग आएंगे जो पुराने झंडे देख के वोट देते हैं, और बेचारे युवा हमारे ऑनलाइन बस कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए उन युवाओं के लिए रोजगार का जो इशू है वो सबसे इंपॉर्टेंट। ये जब 3 चीज़ हो जाएगा तब हम बात करेंगे शिक्षा की, तब बात करेंगे। पहली बात तो कि आप जिंदा रहिए तब ना आप कुछ करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद आप तबीयत ठीक रहे तब ना आप कुछ करेंगे, हेल्थ। उसके बाद पेट में दाना जाएगा, पेट भरा रहेगा, तब ना आप आगे की बात करेंगे। तो जब ये तीनों कंप्लीट होता है तब हम बात करेंगे शिक्षा की। लेकिन चुनाव के समय अगर ऐसा देखा जाए तो हर राजनेता कुछ ऐसा ही वादा और दावा भी करते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो बक्सर की जनता आपको क्यों वोट दे, इसका कारण आप बताइए। देखिए, आपने हर राजनेता का बैकग्राउंड देखिए, मेरा भी बैकग्राउंड देखिए। मैं 5 ज़िले का एसपी रहा, पता करके आइए वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा, मेरा डिलीवरी सिस्टम क्या रहा। मैं मतलब ना आपको कहता है उसको क्वांटिफाइबल वर्क्स पे बिलीव करता हूँ। मैं आपको गिनवा के काम करूँगा, खाली बोलने वाला नहीं। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे क्यों चुनिए, लेकिन आपको खुद ही इस बात को तय करना पड़ेगा कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ भाषण दे सके, या जो आपको बस पीठ ठोकता रह सके, या आपको मीठी मीठी बातें कर सके, या एक ऐसा आदमी जिसने अपने जीवन में काल में प्रशासनिक तौर पे अपना झंडा गाड़ा है, काम किया है, अब जिस जगह रहा उस जगह को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो आपको कौन सा चाहिए वो जनता डिसाइड कर ले। मेरे पीछे मेरा जो काम है वो गवाह खड़ा है, बाकियों के पीछे उनका काम उनका गवाह खड़ा है। चुन लिया जाए जिसको भी चुनना है। बक्सर के लोगों की गुजारिश है कि अभी आपने शिक्षा के बारे में बात की तो मैं उससे रिलेट करके कुछ बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सवाल है कि जैसे कि बक्सर में जब 10th क्लास के बाद की शिक्षा चाहिए होती है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। यस। तो उस उपलक्ष्य में अगर आप चुनाव जीतते हैं या फिर नहीं भी जीतते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपके पास ये हक है कि आप कुछ कर सके, आप समाज में कुछ बदलाव ला सके, तो आप पहला बदलाव शिक्षा के मतलब फील्ड में क्या लाना चाहिए? देखिए, शिक्षा के फील्ड में सबसे पहले जो हमारे टीचर्स हैं उनको व्यवस्थित तौर पे उनको पढ़ाने देना चाहिए। उनको जो हम पूरी दुनिया के काम में लगा देते हैं और उनको स्कूल का काम नहीं करने देते हैं, पहले तो उनको वो करना चाहिए। कुछ शिक्षक ये भी हैं कि शायद उनकी निरस्ता आ गई है, जो कि स्कूल में जाते हैं पढ़ाते नहीं है, बैठ के वहाँ पे दिन भर देखिएगा कई टीचर्स को ड्यूरिंग स्कूल टाइम सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। आप उनके पोस्ट देखिए, कुछ तो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कुछ टीचर्स। इस अवस्था में है कि कुछ टीचर्स तो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं भाई साहब। तो आप सीरियसनेस जो नहीं है, पहले तो मैं सीरियस करूँगा उनको कि बॉस आपको जो काम मिला है पहले आप वो काम करिए। दूसरा, जो बच्चे जो हैं उनकी स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस सुनिश्चित करवाना है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते हैं, बस डिग्री मिल जाता है आपको स्कूल अटेंडेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब ये पहले चीज़ ठीक हो जाएगी ना, बहुत व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसके साथ जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेजेस है, वो सुचारू तौर पे चल सके, उनको जो मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, उनके जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं उसको पूरा कराएंगे। एक पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि बच्चे कहते हैं लाइब्रेरी बना दीजिए, मैं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, मैं तो कोई लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा, मैं तो स्कूल और कॉलेज के बाहर पढ़ा ही नहीं हूँ, या घर में थोड़ा पढ़ लिया या स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो। ये व्यवस्था बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो वो जो व्यवस्था जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, वो व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करना है। जब तक वो स्थापित नहीं होता तब तक के लिए सपोर्ट के लिए, जैसे लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, आप कोचिंग की सुविधा चाहिए, वो हम लोग वो सुविधा भी कराएंगे। लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा कि मुझे ये बेसिक व्यवस्था ठीक करानी है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को टाइम तो मिले, स्कूल कॉलेज के बाद खेलो कूदो, म्यूज़िक करो, कुछ और स्पोर्ट्स में जाओ, बहुत सारी चीज़ें करनी। खाली दिन भर आप स्कूल कॉलेज के नाम पे, फिर बस्ता लेके कोचिंग के नाम पे, फिर घर पे आप पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाएगी आपका बचपन। तो इन सब चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा, जैसा बताया। दूसरा जो चीज़ है, हमें यहाँ पे जो हायर एजुकेशन के लिए, आपको पता है क्या, बक्सर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका वैकेंसी है 1400। वहाँ पे पता है लोग बच्चे कितने पढ़े? 800। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं पढ़ने का मौका नहीं। इतना बढ़िया बिल्डिंग जाके देखिए, मैं तो उनके प्रिंसिपल साहब से मिल के आया और उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं वहाँ का सेटअप देखा, बहुत ही शानदार व्यवस्था। और फीस कितनी है पता है? महीने का 10 रुपये, बस 10 रुपये। अब कौन कहता है पैसे चाहिए? आप खुद ये हमारे सामाजिक तौर पे भी एक पुश करने की ज़रूरत है। हमारे जो राजनेता हैं, जो घूम घूम के खाली शादी विवाह खा रहे हैं, उनका ज़रूरत है कि जाके घूम घूम के स्कूलों में जाएं
उस स्कूल के कॉलेज में कितने बार जाते हैं हमारे राजनेता, उनको चेक कराइए एक बार। आप सबके घर तो पहुंच जा रहे हैं कि भैया आपकी शादी है, आपका बर्थडे है, आपका ये ऐसा है, आप स्कूल कॉलेज कितनी बार गए? मैं तो मानता हूं कि हर वार्ड का जो वार्ड पार्षद हो, चाहे जो मुखिया हो और चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कई स्कूल्स के हर दिन एक स्कूल कम से कम विजिट करें, हर कॉलेज एक दिन किसी दिन विजिट करें और इंश्योर करें कि वहाँ पे एज पर प्रोसेस काम हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट क्या रहे, बच्चों की का लेवल क्या है। लेकिन अब ये भी है, उनका लेवल चेक करने के लिए हमारे राजनेताओं का भी लेवल होना चाहिए, उनको भी पूछने आना चाहिए, सवाल तो पूछने आए तब ना वो जवाब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बेसिक ढांचा पे मैंने बात किया, अगर इस पे हम लोग काम कर सके, यहाँ से किक स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? ये वही जगह है जहाँ की राम जी भी आके पढ़े थे। इस जगह पे एक नेचुरल टेंडेंसी है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। मैं आपको बताता हूँ, वो नालंदा नहीं, बक्सर बनना चाहिए एजुकेशन कैपिटल ऑफ बिहार, क्योंकि नालंदा का इतिहास हमारे यहीं से शुरू होता है, मतलब कि हमारे मॉडर्न काल की ही, मॉडर्न कहने का मतलब कि कलयुग का ही है। लेकिन यार हमारे पास आप त्रेता युग से इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ से कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात होती है। उसके भी आप पहले चले जाइए जब, है ना, तो आई मीन बक्सर एक ऐसा है जो कि सतयुग में भी इसके आपको वर्णन मिलते हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। इतना प्राचीन शहर, और आज शिक्षा के लिए देखिए हमारी क्या हाल होकर रही है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको गौरांग भाई, जब भी कोई नेता बोले ना कि विश्वामित्र की तपोभूमि है ना, श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली है, उनको तुरंत रोक के बोलना है, बाबू कैटू कॉलेज गए हो, कितने स्कूल विजिट किए हो, स्कूल कितने हैं, कितना पढ़ाई है, क्या ड्रॉप आउट रेट है, उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। मुझे लगता है उसको कुछ नहीं पता है, खाली खड़ा होकर भाषणबाजी कि विश्वामित्र की तपोभूमि है। कहाँ है वो तपोभूमि? इतने नेता बने, वो तपोभूमि तो कहीं पे संरक्षित कर दीजिए कि लोग आए कहें ये विश्वामित्र जी के। ये तो एबीवीपी के बच्चों ने मेहनत करके जाके आप देखिए एमवी कॉलेज में आज विश्वामित्र जी का एक स्टैचू भी बनवाया कम से कम, नहीं तो है ही कहाँ पे। वो राम जी कहाँ पढ़ते थे, कहाँ रहते थे, उस जगह का क्या निर्धारित किया गया? पंचकोशी का जो यहाँ पे मेला होता है, उस पंचकोशी के आप 500 स्थल पे घूम के देख लीजिए। जब होता है तब वहाँ बम्बू बांध के और ये करके तैयारी की जाती है। अरे भाई ये तीर्थ स्थान है, इसके तीर्थ स्थली को आप परमानेंटली डेवलप करना चाहिए कि आदमी चाहे साल की किसी भी टाइम में आए। मैं उस दिन नदाओं गया था, जाके वहाँ के तालाब का हालत देख के आइए, जहाँ पे कि एक पड़ाव है पंचकोशी में। बस मैं बताता हूँ हर चीज़ यहाँ की, आपको गिनाने लगूँ मैं तो दिमाग आपका बौखला जाएगा। इसके लिए मैं और मेरी टीम ऑलरेडी मिलके हम लोग एक मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं कि बक्सर के डेवलपमेंट का मास्टर प्लान क्या है, जो बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये ज़रूर है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको गौरांग भाई कि पोस्ट नहीं मिलता है तो कर पाना आसान नहीं है। मैंने देखा है, मैंने एक आनंद सेवा केंद्र खोला है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने की प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं जाके बाधित होता है। मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, तो लोग मेरे पर्सनल इन्फ्लुएंस पे, जरा एक आईपीएस ऑफिसर एक अपना पर्सनल भाईचारा है, उसके लिए लोग सुन लेते हैं, कर लेते हैं, बट दे आर नॉट। मेरी बात क्यों माने वो? मैं हूँ कौन? इसके लिए भी कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये पोस्ट होना बड़ा ज़रूरी है ताकि मैं उससे काम कर सकूँ, ये अथॉरिटी मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यवस्था में काम करना है तो जाके दंगा फसाद करने वाला आदमी नहीं हूँ ना कि मैं जाके चिल्लाने लगूँ वहाँ पे, ये क्यों नहीं हो रहा, वहाँ लाठी लेके चला जाऊँ, यहाँ पे रोड जाम करूँ। तो ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता और ऐसे मुद्दों को सही तौर पे उठाया नहीं जा सकता। इस पे गंदी और सड़क छाप राजनीति ज़रूर हो सकती है, जो मैं करने नहीं आया। अब आनंद मिश्रा से स्टूडेंट्स का एक और सवाल है कि सर आप हमें यूपीएससी और बीपीएससी या फिर जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके इंस्पिरेशनल वर्ड्स हमें जो इंस्पायर करें वो दे दें। तो गौरांग भाई मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये मेरा एक प्रकल्प चल रहा है जिसमें प्रयास कर रहा हूँ एक सेंटर बनाने का, सेंटर फॉर सिलेक्शन नॉट प्रिपरेशन, कि यही जो आप बात है उसी लाइन पे रहा हूँ, सेंटर फॉर सिलेक्शन नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको पढ़ा नहीं सकता, पढ़ना तो खुद ही है, कैसे पढ़ना थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, अब सिलेक्शन कैसे होगा, वो जो लाइन है ना, जो बस इस एक कदम उधर करते हैं और आप अकेडमी, आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, आप इस तरफ रह जाते हैं, वो जो लाइन कैसे क्रॉस करना है, इस पे बच्चों की बात करने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पे आपको बताता हूँ जो बच्चों के लिए शायद बहुत ही कारगर होगा, महत्वपूर्ण होगा। पहली बात, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी किसी के लिए पढ़ाई करते हैं, आप स्कीम ऑफ एग्ज़ाम समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम होता कैसे है, प्रिलिमिनरीज में क्या है, मेंस में क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू में क्या होता है, उसके बाद सेकेंड राउंड, उसके प्रॉपर सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस पढ़िए, किताब उताब बाद में, पहले सिलेबस पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि आप मौखिक यहाँ बैठ के उस सिलेबस को बड़बड़ा के बोल सकते हैं एकदम से, ये सिलेबस है, ऐसा आएगा, सब बोल सकते हैं। ये जब हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। आप पिछले कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए। आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चुन लिया है और जनरल स्टडीज़ है, उसके सारे क्वेश्चन पेपर पढ़िए, किताब मत पढ़िए,
पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए। जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेंगे, बार बार पढ़िए, दिमाग बौखलाएगा, अरे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो क्या होगा, और फिर उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड किताब है वो खोलिए। जैसे आप किताब खोलेंगे तो दिमाग पहले ही क्वेश्चंस दिमाग में भरे पड़े हैं, वो आंसर्स खोजेगा। तो आप जब किताब खोलेंगे तो आपका पढ़ाई फोकस हो जाए, आपका दिमाग आंसर खोजना शुरू करेगा, अरे उसका आंसर कहाँ है, उसका आंसर कहाँ है। तो इससे क्या होगा कि आप होता ना, किताब खोल के खाली पढ़ना नहीं होगा, आपका पढ़ाई फोकस्ड हो जाएगा, आप काम की पढ़ाई करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, और जितने क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे और उसका आंसर जब आप मिलते जाएगा, मोटिवेशन हाई होते जाएगा। तो आप बोर भी नहीं होंगे कि भाई आप पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, मोटिवेशन डाउन हो जाता नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है। जब दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, तो आपको जब पता है कि आपको ब्रह्मपुर जाना है, तो आप ठीक से, आपको पता है आप कितना स्पीड में जाएंगे, और ये भी पता है कि 3 बजे तक पहुंचना है, तो फिर आप उस स्पीड में जाते हैं। लेकिन जब पता है बस निकले हैं, जाना है, कहाँ जाना है, कितने बजे पहुंचना है नहीं पता, चलिए पहुंचना है, मान लिया ब्रह्मपुर पहुंचना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो हो सकता है रात को 12 बजे आप पहुंचे या ना भी पहुंचे, या रास्ते में रुक जाए। तो ये जो क्लैरिटी होना कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए, सिलेबस ऑफ द एग्जाम पता हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस उसके दिमाग में कौंधने चाहिए, और उससे रिलेटेड आपको अपनी स्टैंडर्ड किताब पहले पढ़ना चाहिए। ये जब तैयारी हो जाए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे आइए। उसके बाद आप आंसर्स लिखना शुरू करिए। आंसर्स कितने, छोटे से छोटा आंसर लिखता है 200 शब्दों में लिखो, लेकिन प्रयास करिए कि आप 100, 110, 120 शब्द में पूरी बात रख सके, है ना। तो वो एक प्रयास करना है आपको। उसके बाद जितने मॉक टेस्ट होते हैं वगैरह, वो सब आप लगातार करते रहें, और बाद में अपने जो पढ़ाई किया है उसको बार बार रिवाइज करें। लोग कहते हैं अच्छा इसको भी पढ़ लो, इसको भी, 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए। उसके बाद आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, वो खुद एनालिसिस करेगा, और आंसर राइटिंग के जब वक्त आएगा और टाइम आएगा, और अगर आपने प्रैक्टिस सही किया है, तो उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में वो आपके पूरे 3 महीना या पूरे साल के पढ़ाई का निचोड़ निकाल के रख देगा। लेकिन अगर आपने तैयारी ऐसे नहीं की है, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बहुत ही कन्फ्यूजी आएंगे आप। अरे यार इसको भी लिख दूं, उसको भी लिख दूं, ये भी पढ़ा था, वो भी देखा था, तो उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, और फिर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। और दूसरा, आप इतना कुछ उसमें लिख देंगे कि एग्जामिनर देख के लगेगा यार ये बंदा कहना क्या चाहता है ना। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो आपका आंसर सटीक होगा, एग्जामिनर एग्जैक्टली वो बोलेगा बंदा एकदम टू द पॉइंट बात किया है, सही है। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जब आप जाएंगे सर्विसेज में, वो आपसे खोजेगा क्या, टू द पॉइंट बताइए। क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जाएंगे ना, मैं आप सबके लिए बताता हूँ, अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं भैया ये काम करवाना है, इनको बोलना है, उनको अपनी बात रखने नहीं आती, पता है उनको। मैं बोलता हूँ क्या करना है, भैया हमारे बड़े भाई थे, तो अरे भैया करना क्या बताओ ना, चुपचाप बोलो भैया हमारी लड़ाई हुई है ज़मीन को लेके, हमारा आधा कट्ठा बनता है वो नहीं दे रहा है, ये पहले तो बताइए, अब उसके बारे में आप हमको समझा सकते हैं। आप पहले कहानी बताते हो, मैं रेलेवेंस ले ही नहीं पा रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम क्या है। अब जब चिट्ठी भी लिखते हैं किसी DM SP किसी के पास, ऐसे ही लिखेंगे, जिसमें मुद्दा का बात नहीं लिखा हुआ है, वो पूरा दुनिया का कहानी लिखा हुआ है, तो वो भी कोई भी अफसर ना पढ़ना नहीं चाहता इतना। UPSC और BPSC के लिए इतना पढ़ चुका होता है कि फिर लंबी लंबी चिट्ठियों पढ़ना नहीं चाहता। छोटे में बात को रखना सीखिए। तो इसीलिए मैं आनंद सेवा केंद्र से भी यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी बात को लेके संगठित तौर पर एक छोटे से तरीके से सजा के कि एग्जैक्टली बॉटम लाइन आपको चाहिए क्या, क्या करने से आपका काम हो जाएगा, वो बात को लेके पेश किया जाए। यही गुण चाहिए हमारे परीक्षार्थियों में। ये गुण जब आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम में आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगा, नंबर मिलेंगे, सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो था, ये जो पॉडकास्ट था, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी अपने शहर के एक मतलब चर्चित चेहरे के बारे में, आनंद मिश्रा जी के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपनी जो भी राय है, जो भी सवाल है, आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, जो कि मैं आने वाले समय में फिर से ज़रूर पूछूंगा ये सवाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।